नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग किया। जिन 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया उनमें उत्तरकाशी में स्थापित FM ट्रांसमीटर भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया, इससे करोड़ों लोगों को जुड़ेंगे। इससे सरकार की कई योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी है। वहीं बीजेपी संगठन के अनुसार सबसे बड़े जिले नैनीताल जिले में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं नैनीताल जिले के 1006 बूथों में करीब 500 स्थानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अप्रैल के दिन होने जा रहे मन की बात के 100वें कार्यक्रम को लेकर हजारों की संख्या में लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की जा रही है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम है, इसका जो 100वां एपिसोड होना है, इसके लिए निश्चित तौर पर पूरे नैनीताल जिले में व्यापक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लगभग 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम 100वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके द्वारा लगभग यहाँ हमारे सभी जगह और नैनीताल जिले में हमारे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे जी और सूचना है कि और भी प्रदेश के बड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे जितने जो ग्रामीण स्तर में दूर संदूर अंचलों पे हैं, वहाँ पर भी हमारे मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे और कार्यकर्ताओं में इसके प्रति बहुत उत्साह है। मन की बात के कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में एक उत्साह का वातावरण है और उसमें हमारे राज्य के अंदर भी बहुत ही कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जनता में, समाज के अंदर एक अलग तरह का एक उत्साह है। और जो 100वां एपिसोड जो इस समय होने जा रहा है, क्योंकि ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी रही कि पूरे देश के अंदर जो है कि उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर आया है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है और इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ लगभग 500 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के से जुड़ने के कारण वो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी एक पहचान बनी। अधिक से अधिक लोगों को इसको सुनने के लिए उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए लोगों में एक बहुत उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम रविवार यानी 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा। उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी का लक्ष्य है। वहीं पार्टी के 100 से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मन की बात तो पूरे देश और प्रदेश की जनता सुनती आई है। अब समय है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनके मन की बात सुननी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कई लोग अभी प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। चार धाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे रोडों की हालत क्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, किस प्रकार से वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये जो इंजन उस टाइम पे बंद होना चाहिए था, ये बिना इंजन बंद करे सवारियों को बैठा रहे हैं। प्रदेश की जनता में जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रूपरेखा पूरी सरकार को चाहिए कि ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे यहाँ पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और प्रदेश का विकास भी हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट को 3 नए जज मिलने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में राज्यपाल की ओर से अधिकृत करने के बाद नवनियुक्त न्यायाधीशों राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा को शपथ दिलाई। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुल जजों की स्वीकृति संख्या 11 है। 3 नए जजों की नियुक्ति के बाद अब यह संख्या 8 हो जाएगी। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने के बाद चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। ऐसे में श्रद्धालु भी लगातार चार धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक चारों धाम में अब तक 1,25,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन करने चुके हैं। इसके साथ ही मौसम खराब होने की वजह से श्रद्धालुओं के चारों धाम में दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की तरफ से चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। इसके लिए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो चारों धामों के चार धाम यात्रा 2023 में कपाट खुल चुके हैं और यात्रा सुचारू ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में यदि मैं बताऊं कि कल तक लगभग 1,25,000 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं अभी तक। पिछले दिनों में केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में मौसम की भी दृष्टिगत परेशानियां रही हैं, बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी यात्रा द्रुत गति से इस समय चल रही है और चारों धामों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं और जो भी सुधार हो सकते हैं यात्रियों से फीडबैक लेके वो किए जा रहे हैं। ग्राफिक एरा अस्पताल में जटिल मामले में एक नन्हे बच्चे का पेसमेकर बदलकर चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया गया। इसके साथ ही आहार नली की रुकावट का बिना चीरफाड़ इलाज करने की नई तकनीक पोएम के जरिए 15 लोगों को ठीक करने में कामयाबी हासिल की है। ग्राफिक एरा अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में उत्तराखंड में पहली बार ये बड़ी कामयाबी मिलने की जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी उपलब्धि मिली है। बच्चे का पेसमेकर बदलकर इतिहास रचा गया है। ग्राफिक एरा अस्पताल में नई तकनीक पोएम के जरिए इस चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आई है और बच्चे का पेसमेकर बदला गया है। पोएम के जरिए 15 लोगों को ठीक किया गया। आपको बता दें, उसकी खाने की नली में परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर यह काम किया गया और पत्रकारों के साथ रूबरू होते हुए अस्पताल के प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। उन डॉक्टरों के इस कारनामे को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। बच्चे का पेसमेकर बदलकर इतिहास रचा गया है। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जो है, हमारे चेयरमैन कमल घनशाला जी जो हैं, उनका सपना है। उनका सपना था कि एक वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो है इस स्टेट को या पूरे देश को दें, जिसकी की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो कहीं बाकी हॉस्पिटल से बहुत ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया कि रेडियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 3 टेस्ला MRI है। इससे ऊपर, इससे बेहतर मशीन इंडिया में नहीं है। ये सबसे टॉप मोस्ट मशीन है। उसके बाद जितना CT स्कैन है वो हमारे पास 128 स्लाइस का CT स्कैन है, जिस पर कि हम कार्डियक एंजियोग्राफी और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो सारे मॉड्यूलर हैं और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। हमारे जो ऑपरेशन थिएटर हैं वहाँ पर रोबोटिक सर्जरीज़ की जा सकती है, वहाँ पर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ की जा सकती हैं। उसके बाद
कार्डियक की अगर हम बात करेंगे तो कार्डियक में हमारा बिल्कुल विश्व स्तरीय डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि कार्डियक कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोप्लास्टी, पेसिंग, इस सब की सुविधा के साथ साथ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के विधायकों, मेयर सहित तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चंदन रामदास वरिष्ठ नेता थे और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। देखिए, चंदन रामदास जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलवाने के बाद हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केदारनाथ में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली की स्थिति ठीक नहीं है। अगर सरकार को जरूरत है तो वहां के लिए पुजारी हम देने को तैयार हैं, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से आदि गुरु शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब शुरुआत के दिनों में तो थोड़ी असुविधा सबको होती है, लेकिन अच्छा ही होगा ऐसा लगता है। गुरुजी आप हो जाता है। इन सब चीज़ों से प्रशासन को बचना चाहिए और भगवान आदि शंकराचार्य जी की उपेक्षा अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमने ये कहा है कि अगर ज़रूरत है तो पुजारी हम देंगे ज्योतिर्मठ की ओर से, लेकिन पूजा आदि शंकराचार्य जी की नियमित होनी चाहिए। डोईवाला कोतवाली में कांग्रेस नेताओं ने जिला अध्यक्ष परवादून कांग्रेस मोहित उनियाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बड़े मंत्री ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काफी गलत बयान देते हुए कहा कि अगर कर्नाटक कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में दंगा भड़केगा, जो कि संविधान के खिलाफ है। लोगों ने यहाँ कोतवाली में एसएसआई साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके लिए एक एप्लीकेशन दी है और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो, मुकदमा दर्ज किया जाए। पिछले मंगलवार को जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कर्नाटक के बेलगावी में उन्होंने एक भाषण दिया। चुनावी भाषण में उन्होंने जो बात कही कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में दंगे हो जाएंगे। तो आप देखिए कि कम्युनल राइट्स फैलाने की बात कौन व्यक्ति कर रहा है? देश का गृह मंत्री कर रहा है। अगर देश के गृह मंत्री ऐसा काम करेंगे तो उसका असर पूरे देश में क्या पड़ेगा? तो हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज तो परवादून कांग्रेस की ओर से यहाँ डोईवाला में ये एप्लीकेशन दी गई है। कल पूरे प्रदेश में जितने जिला कांग्रेस कमेटी है सबकी ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी संबंधित थानों पर। और मैं बताना चाहूँगा, जो हमने जितने उन पर आरोप जो लगे हैं, जितनी सेक्शंस हमने लिखे हैं। देखिए, हमने जो आज ज्ञापन दिया है वो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके खिलाफ हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है एफआईआर के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कर्नाटक चुनाव में जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो दंगे हो जाएंगे, अगर गृह मंत्री ये बात करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव ये मुद्दा इन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको सोच समझ के अपनी भाषा को मर्यादा में रख के काम बोलना चाहिए। हम पहले तो चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम आगे भी इस पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम और करेंगे। धरना प्रदर्शन करना पड़े, पुतले फूकने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर अमित शाह के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 अप्रैल हो गई है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिली रही है लगातार ही, और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिली रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के
और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। बल्कि 2 और 3 को तो ज़्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी, और उससे पहले ये 3 दिन बाद करें 29, 30 या 1 मई को, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। तो बिल्कुल जो चारधाम की अगर बात करें तो वहाँ तापमान काफ़ी कम रहेंगे, दिन में है चाहे वो रात्रि में है, रात्रि में तो माइनस में भी जाएंगे, लेकिन दिन में भी वो 0 डिग्री या 2-3 डिग्री के आसपास ही रहने वाले हैं। तो काफ़ी ठंडा रहेगा। तो जो भी यात्री इस समय जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो उनको बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए, और बुजुर्ग और बच्चों को तो हो सके अवॉइड करना चाहिए कुछ समय के लिए। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए अब तक 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में अब तक कुल 38,352 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में पहुंचकर कर चुके हैं। यानी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन कपाट खुलने के बाद रोजाना दोपहर बाद हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। हम यहाँ पे यमुनोत्री धाम में घूमने आए हैं। तो अभी हम खड़साली गांव में हैं। तो रात को जब हम यहाँ पे आए तो रोड में पहले तो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे लगा नहीं रखी है। रोड भी जो है बहुत ख़राब हो रखी है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब रात को लाइट ना होने के कारण यहाँ पे किसी दुर्घटना की भी संभावना है, और रोड की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन है, जो भी लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की रोड, लाइट और पानी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ों को यात्रा सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। विधानसभा खड़साली में जो पार्किंग पिछले साल से यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो ये कल यहाँ पे आए थे रात को, तो काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो मेरा एक आग्रह है उत्तराखंड सरकार से और जिला पंचायत उत्तरकाशी के सभी जो भी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान जी हैं, आप कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, तो इसको आप ठीक करवाएं। यात्रियों को यहाँ पर बहुत ही असुविधा हो रही है। उत्तराखंड आबकारी विभाग को टेट्रा पैक मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब 200 ml शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के जरिए हो सकेगी। आपको बता दें, आबकारी पॉलिसी में टेट्रा पैक की व्यवस्था की गई है, जिसके बाद PIL के जरिए टेट्रा पैक पर रोक लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण का हवाला दिया गया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने मामले पर आदेश जारी करते हुए 10 प्रति टेट्रा पैक वापस लेने का प्रावधान किया है। न्यायालय नैनीताल में एक रिट हुई थी PIL के रूप में, जिसमें टेट्रा पैक की जो हमारी पॉलिसी है मदिरा के लिए, उसको पर्यावरणीय दृष्टि से चैलेंज किया गया था। माननीय न्यायालय को विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरणीय मानकों को ध्यान रखते हुए ही अन्य जो उत्पाद है जिस पर टेट्रा पैक यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जो खाली पैक रहेंगे टेट्रा पैक के, वो वापस रिसाइकलिंग के लिए आ सके, उसके लिए भी एक रणनीति तैयार की जा रही है और एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग जो उन खाली बोतलों को या खाली टेट्रा पैक को वापस करेगा, तो जहाँ से उसने लिया है वहाँ वापस करेगा, तो उसको जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी उस धनराशि को उसे वापस दिया जाए। गैंगस्टर सुनील राठी को संभालना हरिद्वार जेल प्रशासन और पुलिस दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। गैंगस्टर सुनील राठी ने जेल प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन दोनों की नाक में दम कर दिया है। हरिद्वार जिला कारागार में आए दिन आतंक मचाने से जेल प्रशासन परेशान है, जिसके कारण से पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा कि उन्होंने गैंगस्टर सुनील राठी को यहां से शिफ्ट करने के लिए 15 अक्टूबर 2022 में उच्च स्तर पर पत्र लिखा था। उसके बाद 5 बार पत्र लिखकर सुनील राठी को जेल से शिफ्ट करने की मांग की गई है, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। लाठी नाम का जो एक सद्दोष और विचाराधीन बंदी इस कारागार में 15 अक्टूबर 2022 को तिहाड़ जेल से आया था और वो तब से ही जो है इस कारागार में निरुद्ध है
उसके विरुद्ध कुछ मुकदमे जो हैं हरिद्वार जनपद में चल रहे हैं और अधिकांश मुकदमे जो हैं उसका यूपी में जो है चल रहे हैं। सुनील लाठी है, उसका एक बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और तिहाड़ जेल में वो रह के आया है। वहाँ हाई सिक्योरिटी बैरक में वो रहता था, लेकिन वहाँ की तरह जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो यहाँ इस कारागार में अवेलेबल। कुछ समय पूर्व सिडकुल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उसको धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति द्वारा अपने आप को सुनील राठी बताया जा रहा है। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा इसमें चेकिंग की गई एवं दबिश भी दी गई थी कि भाई ऐसे कुछ घटनाक्रम अगर हुआ है तो उसका संज्ञान लिया जाए। व्यक्ति की तहरीर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना हेतु निर्देशित कर दिया गया था। इसी क्रम में जब पूरे मामले का अनावरण हुआ तो उसमें पता चला कि हाँ, उनके द्वारा एक कृत्य किया गया था, जिसका समय उसका अनावरण कर दिया गया है। कुछ समय पूर्व डोईवाला के नागल ज्वालापुर के राजेश सिंह की ऑटो पर रात के 1 बजे चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दरअसल घर के आगे खड़ी टेम्पो ट्रेवल गाड़ी चोर लेकर भाग गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गाड़ी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। लक्सर के इस्माइलपुर के ग्रामीणों ने पंचेवली चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग उप जिलाधिकारी से की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने लक्सर तहसीलदार को 1 हफ्ते के भीतर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि कुछ दिन लोगों ने अपनी दबंगई की बदौलत पंचेवली चौराहे पर अतिक्रमण किया हुआ है और प्रशासन चौराहे पर पैमाइश कराकर निष्पक्ष ढंग से अतिक्रमण हटवाए। इस्माइलपुर में एक सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। उसको हटाने के लिए एक बार राष्ट्रीय की टीम 2 दिन पहले गई थी। वहां पर कुछ लोगों का विरोध हुआ। विरोध के बाद पुनः पैमाइश की लोगों के द्वारा मांग की गई है। उसकी एक बार पुनः विधिवत पैमाइश की जाएगी और उसके बाद जो भी अवैध अतिक्रमण उसमें पाया जाएगा उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा। ये अभी कुछ दिन पहले से प्रकरण चल रहा है, लगभग 15-20 दिन से, क्योंकि एक लोगों की शिकायत आई थी, उसको जांच की। लेखपाल की जांच रिपोर्ट पे ये अतिक्रमण पाया गया था। उसको हटाने के लिए 3 दिन पहले टीम गई थी और पुनः लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि अभी पूर्ण विधिवत अन्य लोगों का भी अवैध कब्जा सभी का चिन्हित करें और सभी का हटाए। तो उसको थोड़ा टाइम दे दिया गया और तहसीलदार को 1 सप्ताह के अंदर चिन्हीकरण करने के बाद अतिक्रमण को हटाने की डायरेक्शन दी गई। रुड़की में अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने मामले को लेकर तहरीर भी दी है। एक महिला उस्मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊं और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है। पूर्ण रूप से उसका बैनामा, दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ और बहुत डर लग रहा है, जिसकी हमने रिपोर्ट भी थाने में दे दी है, गंगनहर थाने में, जिसमें कि गंगनहर थाने से भी उसके पास फोन गया है। तो वो ये बोल रही है कि नहीं हम वहां नहीं गए थे, और जो कि सीसीटीवी में मेरे पास में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।